नमस्कार दोस्तों, आज गर्व का दिन है। हमारे साथ एक्स डीजीपी एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका एक ट्वीट था जो मेरी नजर में आया। ट्वीट बड़ा सिंपल है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा गहरा है। ट्वीट था कि मात्र 12 दिन के अंदर भारत ने ग्लोबल ऑर्डर को चेंज कर दिया। भाई, ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने के लिए 100-200 साल लगते हैं। हमने देखा, पहले ब्रिटिश राज था, उसके बाद उसको चेंज करते करते अमेरिकन राज बन गया, उसके बीच में जैपनीज आ गए और ये सिलसिला जो म्यूजिकल चेयर है ये चेंज होती रही। लेकिन चेंज होने के लिए कभी 40, कभी 50, कभी 100 साल लग गए। 12 दिन में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, ये कैसे हो गया? तो आज इनसे सीधा पूछते हैं कि सर, 12 दिन में ये जुबा, ये मोदी जी ने करके दिखाया कैसे? क्या 12 दिन में है या इसके पीछे कोई प्रिपरेशन थी जिसके कारण हमें रिजल्ट 12 दिन में दिखाई दिया है, लेकिन लंबी दौड़ थी पीछे। सर, जय सिया राम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। Jai Sri Ram, Sumit ji. Thank you. Thank you. It's my pleasure to be on your channel. सर, आपने ये ट्वीट किया था और आपने आग लगा दी कि 12 दिन में हमारी जो फोर्सेस है, हमारी गवर्नमेंट है, सबने मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया। सर, पहले तो ये समझाइए कि 12 दिन में हुआ कैसे? सुमित जी, देखिए ऐसा है, आप अगर आप जानते होंगे, भारत जब ये पहलगाम अटैक हुआ तो मोदी जी ने उसके नेक्स्ट डे बिहार में स्पीच दी कि हम इसका बदला लेंगे और ये जहां भी छुपे होंगे वहां घुसकर मारेंगे, जमीन के एंड तक इनको ढूंढ के मारेंगे। तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया इमीडिएटली अटैक किया, लेकिन उसमें टाइम लगा। आपने देखा अल्टीमेटली एक्शन जो है ये 22 अप्रैल को हुआ और एक्शन कब हुआ? 7 को। 7 को। तो ऑलमोस्ट लगा लीजिए आप 8 और 15, रफली 15 दिन तक। तो ये जो सारी आपने देखा सीरीज ऑफ मीटिंग्स मोदी जी ने, सीरीज, he had meetings with the defense minister, with national security advisor, with all the three service chiefs, with the CDS, with intelligence services, with almost a cabinet committee on security, cabinet committee on political affairs. He held series of meetings and ultimately आपको आपको ये भी पता होगा, जैसे ही अटैक हुआ था उन्होंने अपना जो विजिट था उस वक्त, he was in Saudi Arabia, he cut it short and came back और वो उनके वेलकम में जो डिनर था वो छोड़ दिया। तो इसमें लॉट ऑफ प्रेपरेशन वेंट इनटू एंड इंडिया, दुनिया देख रही थी कि इंडिया क्या करेगा। दुनिया देख रही थी कि इंडिया क्या करेगा। आप अगर आपको याद होगा, आपके पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तब इंडिया ने कुछ नहीं किया। आपके मुंबई में अटैक हुआ, कितने लोग मारे गए? 176 पता नहीं कितने लोग मारे गए और कितने ही जख्मी हुए। उसमें हमारे हमारे बहुत सारे पुलिस अफसर मारे गए, एनएसजी कमांडोज, सो मेनी ऑफ देम वी लॉस्ट। और उस वक्त तो भी आपने देखा जो एक्शन होना चाहिए था नहीं हुआ। लेकिन नाउ ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड। ये वो वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान को 2015 में लास्ट मौका दे दिया था, जब ये बार-बार बोलता है ना कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो पठानकोट वाले जब अटैक हुआ था, अगर आपको याद होगा 2015 की बात है, तो तब हालाँकि उस बात पर मोदी जी का क्रिटिसिज़्म कांग्रेस करती है, अपोज़िशन पार्टियाँ करती हैं कि मोदी जी ने आईएसआई को बुलाया। एक मौका दिया उसको कि ले लो। अल्टीमेटली क्या किया पाकिस्तान? वहां जाते ही स्टेटमेंट दिया, ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। उसके बाद पाकिस्तान लॉस्ट ऑल इट्स कार्ड्स कि तुम, यू आर नॉट सीरियस, तुम ये सब बकवास करते हो कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, ये वो कर लेते हैं। मुंबई केस में हमने आपको एविडेंस दिया, आपने क्या किया? किसको कन्विक्ट किया? हाफिज सईद तो साले दवाद बन के घूम रहा है आज भी। तो अल्टीमेटली उसके बाद इन्होंने उड़ी किया। आई थिंक समवेयर मैं डीजीपी बना दिसंबर 2016 में, समवेयर अराउंड सितंबर 2016 में ये हुआ उड़ी अटैक। अगर आपको याद होगा, उड़ी ब्रिगेड में यस, हमला। यस, यस। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई
हमने एलओसी क्रॉस किया एंड वी हिट देम, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उसके बाद इन्होंने पुलवामा, जिसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली 40 सीआरपी के कश्मीर में, आई थिंक दैट आल्सो हैपेंड अराउंड 2019 फरवरी मार्च, 19 फरवरी। यस। तो उसके बाद हमने बालाकोट, देन वी क्रॉस्ड इवन द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इसको बालाकोट किया। इनका एक कैंप था जिसको उड़ाया, उस पे पाकिस्तान ने कहा जी क्रो मार दिए, ये मार दिए। इस बार इन्होंने हिमाकत की, जो रिलीजन पूछ के उन और उनकी वाइफ के सामने, बच्चों के सामने हमारे लोगों का रिलीजन पूछ के उनकी पेंटें उतरवा के इन्होंने अटैक किया। और ये अगर आपको याद होगा, आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, बड़ा वायरल हुआ था वो। तो उसके उकसाने पे हुआ, उसके इशारे पे हुआ। और ये जो अटैक था, अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान ने हमास के लोगों को लाया वहां 2-3 महीने पहले ना, इस अटैक से ये हमास का एक मीडिया में आया था, और वो इंटरेक्ट किया लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के कैंपों में उनके साथ। तो इसमें उसका फुटप्रिंट, दिस वाज, वो जो 7 अक्टूबर का अटैक था इजराइल पर हमास का, उसका फुटप्रिंट था। दिस वाज, ये पाकिस्तान प्लान कर रहा था काफी देर से। और दिस इज अल्टीमेटली, इन्होंने अपने कमांडोज, जो रेगुलर पाकिस्तान आर्मी कमांडोज हैं, उनको इन्फिल्ट्रेट करके पहले इन्होंने जम्मू रीजन को टारगेट किया, फिर इन्होंने रजौरी पुंछ से किया, फिर रियासी में जिस दिन मोदी जी की स्वेरिंग इन थी, वहां एक शिवखोड़ी यात्रियों की बस को हमला किया, अगर आपको याद होगा, 9 जून का दिन था। उसके बाद फिर इन्होंने बाकी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के डोडा, कठुआ, इन इलाकों को अटैक किए। अल्टीमेटली दे वर लुकिंग फॉर ए मेजर अटैक, बिकॉज कश्मीर वैली में जब से 317 हटाया था, हालात बहुत नॉर्मल हो रहे थे। टूरिस्ट इतना फ्लॉक कर रहा था कि आपको कमरा नहीं मिलता था कश्मीर में। जो 10,000 रुपए का कमरा था, ऊपर 40,000 रुपए में कश्मीरी दोनों हाथ से पैसे कमा रहे थे। तो उस दिन जो अटैक हुआ, दे क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया, एंड देन ही हेल्ड सीरीज ऑफ मीटिंग्स एज आई वाज सेइंग, और पूरी फ्रीडम दी हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को, कि आप अपने हिसाब से टाइमिंग ऑफ योर चूजिंग, प्लेस ऑफ योर चूजिंग। और उसके बाद आपने देखा सुमीर जी, किस तरह से 7 तारीख मॉर्निंग में, रात के वक्त 25 मिनट का टाइम था। इट स्टार्टेड अराउंड आई थिंक 128 है ना, 128। तो एक 25 पे खत्म कर दिया। तो इट टुक अबाउट आई थिंक 25 मिनट्स और 28 मिनट्स, वट एवर यू से। तो उस पीरियड में जो इनके 9 वो थे टेरर कैंप्स थे, इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर ऑफ लश्कर, जो मुरीद के में था। अब बहावलपुर में जैश का था, जिसमें उसके रिश्तेदार अजहर मसूद का 10 रिश्तेदार और 4 क्लोज एसोसिएट मारे गए। और ये लश्कर का जो जम्मू के अपोजिट सियालकोट है, जो लश्कर का हेडक्वार्टर, सॉरी, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, इन तीनों टेरर आउटफिट जो हमारे जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, इनके हेडक्वार्टरों को हिट किया इन 9 कैंपों के साथ साथ। तो जिसको वो बिल्कुल सेफ मानते थे। भावलपुर तो 100 किलोमीटर अंदर है पंजाब के इलाके। तो दे नेवर थॉट कि इंडिया ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो प्रिसीजन अटैक था, प्रिसाइज, मतलब किसी सिविलियन को नहीं हिट किया, उसी बिल्डिंग को जिसको टारगेट किया। और दैट प्रूव्ड इंडियाज कैपेबिलिटी, कि आप 100 किलोमीटर अंदर, पाकिस्तान के डीप अंदर जाके, आप एज डाउन एज भावलपुर आप मार सकते हैं एग्जैक्ट उस बिल्डिंग को। आपके किसी आर्मी कैंप को नहीं हिट किया, आपके किसी सिविलियन एरिया को हिट नहीं किया। बाद में पाकिस्तानी ड्रामा श्रामा कर रहे थे सिविलियन हमारे, बेसिकली वो वहां उधर ही मस्जिद थी उसकी, मौलाना अजहर मसूद की, और उसी में फैमिली
उनके ये भी रहते थे, उधर मदरसा चलता है तो मरेंगे ही, जब तू उनको ट्रेनिंग दे रहा है तो मरेंगे उसी कैंप में। तो ये जो अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान के पास मौका था चुप रहता, पाकिस्तान के पास मौका था चुप रहता, लेकिन हमने टेररिस्ट ने हमारे अटैक किया, हमने उनको हिट किया। अब पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, क्योंकि हमारे पास तो टेरर कैंप नहीं है, किसको हिट करेगा। इन्होंने वापस रिटेलिएट किया, और यहाँ आपका वो आएगा जो ड्रोन्स थे, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, एंड वी विटनेस्ड इट इन जम्मू। इस तरह का अटैक था, और उसमें मिसाइल थी जो आपकी चाइना से आई, जो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स था ये चाइना और आपके टर्की से आए थे, और ये सब इन्होंने मारे हमारे सिविलियन एरिया में और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे जम्मू में ये टारगेट करे थे एयरफील्ड जम्मू, ये डिफेंस एयरपोर्ट है, पठानकोट की डिफेंस एयरपोर्ट है, अ, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल को, यहाँ नॉर्दर्न कमांड को, यहाँ के कोर हेडक्वार्टर को, दे वर टारगेटिंग ऑल आवर डिफेंस इंस्टॉलेशंस एंड सिविलियन एरियाज। लेकिन हमारा एयर डिफेंस इतना बढ़िया था, S-400 और आकाश तीर जो मेड इन इंडिया है, उसने नक्श इनको बिल्कुल नाकाम कर दिया, सबको ध्वंस कर दिया। अल्टीमेटली हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया पुख्ता निकला, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। 700-800 ड्रोन और मिसाइलें मारने के बाद, वरना अगर ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खराब नहीं होता तो आप लाशें उठा के थक जाते, सैकड़ों की हजारों की तादाद में यहाँ लाशें गिरती, और कितने लोग मर जाते, कितने नुकसान हो जाते। फिर जब इसने ये पंगा लिया, फिर हमारी, चूंकि मोदी जी साहब ने पूरी फ्रीडम दी थी, तो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो रिटेलिएट किए। फिर शायद 9 तारीख की बात थी, जब वो अटैक किया, उसमें आपको पता है इनकी 13 वो थी एयरफील्ड्स थी जिनको उड़ाया, जिसमें से 11 को उड़ा दिया। उसमें कैराना हिल वाली स्टोरी आपको पता है, वहां अमेरिका का, अमेरिका को क्यों बीच में आना पड़ा, क्यों तकलीफ हुई। अल्टीमेटली इंडिया ने कहा हमें मत बोलिए, आप पाकिस्तान के, यू हैव टू बैक टू इंडिया, आपकी तरफ से कॉल आनी चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से कॉल आनी चाहिए। तो लेकिन अमेरिका को क्या चट्टी पड़ी, आपने देखा फिर उनका जहाज क्यों आया रैकी करने के लिए, वो जो एंटी रेडिएशन वाला। एंटी रेडिएशन वाला, फिर वो बोरान वो लेके जो इजिप्ट से आया, ये सारा क्यों? बिकॉज वहां उनका स्टॉक पाइल था, और ये जो F-16 जितने उन्होंने दिए हैं वो वहां था। तो इसने वो जो बोगी थी ना, ये बस्ट कर दी, ये जो ब्लैक न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बोगी, ये बस्ट कर दी। और ये इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान, अमेरिकन, ये सारा कंट्रोल अमेरिका के पास है, पाकिस्तान को सिर्फ यूज किया जा रहा, वो अगेंस्ट चाइना। और हालांकि पाकिस्तान की चाइना से बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अमेरिका का स्टॉक पाइल था वहां, और इंडिया, पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा। वो ब्लैकमेल को इसीलिए मोदी जी की स्पीच अगले दिन जब आपने सुनी, उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। तो अमेरिका, इसलिए मैं कहता हूं दिस वाज नॉट एन अटैक, फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, प्लस आपका जो चाइना से ड्रोन, चाइना के मिसाइल, आपका टर्की, ड्रोन टर्की से आए, टर्की ने ओपनली सब, इस टर्की की सबसे पहले मदद करने के लिए मोदी जी ने रिलीफ भेजा जब वहां अर्थक्वेक आया। उस टर्की की हरामजदगी देखिए, उसने इंडिया के खिलाफ ये हमारे लोगों को मारने के लिए, इसीलिए पूरे भारत में एक मूवमेंट बन गई कि बाइकॉट टर्की, और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो अब आपका सवाल जो था कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदला,
Not even one country has so far hit the way you have hit in Karana. जिस तरह आपने स्टॉक पाइल यूएस का, अच्छा मैं इसमें ऐड करूंगा डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की डीप स्टेट भी इसमें थी। तो आपने पाकिस्तान को तो लपेटा ही लपेटा, टर्की को लपेटा, चाइना को लपेटा और डीप स्टेट ऑफ यूएस से लपेटा। मुझे एक दुनिया में बताओ इस तरह का काउंटर अटैक जहां इस तरह की इतने कंट्रीज को आपने ध्वंस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और जो प्रिसीजन दिखाई और पैदल कर दिया, मतलब घुटने पे आ गया। मैंने इनफैक्ट पहला अगर आप ट्वीट मेरे आगे देखो, जिस दिन ये हुआ था उस दिन मैंने ट्वीट किया था कि ये मोदी जी आपने जल्दबाजी कर दी, 2 दिन और जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन का देखना ट्वीट। आई थिंक जिस दिन ये अटैक हुआ 9-10 का होगा, मैंने ट्वीट किया था कि मेरा सेंटिमेंट ये था कि ये अटैक 2 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और देना चाहिए था। और ये मेरा सेंटिमेंट नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट है और हो सकता है आपका भी सेंटिमेंट वही हो, डोवल साहब का सेंटिमेंट वही हो, आर्म्ड फोर्सेस चीफ का सेंटिमेंट, बिकॉज हम सारे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन यू नो सर्टेन फैक्ट्स विच आई डोंट नो, मुझे तो मालूम नहीं है, आपको दुनिया की सारी खबर है, तो यू नो सर्टेन फैक्ट्स विच आई डोंट नो। तो हो सकता है आपके पास वो जानकारियां हैं जो हमारे पास नहीं है। हम दुखी हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और टाइम क्यों नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब अमेरिका का आना, ये उसका स्टॉक उसको ये हिट कर देना, ये चीज पहले कहीं नहीं हुई है। और जिस तरह का इंडिया ने मेड इन इंडिया जो इक्विपमेंट है, चाहे वो हमारा ब्रह्मोस हो, ब्रह्मोस ने जमीन पे लाया 9 तारीख को, इनके सारे रनवे उड़ा दिए। तो आप क्या, आपके सारे आपका जो राडार सिस्टम था जीरो कर दिया, आपके रनवे जीरो कर दिए, यू कैनॉट टेक ऑफ, आपका स्टॉक पाइल खत्म कर दिया, F-16 साले उड़ा दिए, उसमें से 8 तो गए हैं ना। इसने अब निकाला है 4 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ है, डिटेल आई है। और उसमें क्या क्या उड़ा है, अवैक्स एक उड़ा है, चाहे 2 ये उड़े हैं F-16 8, कुछ एयर में 4 ग्राउंड पे। इस तरह का बहुत सारा नुकसान उसने लिस्ट किया है, जिसमें शायद चाइनीज वाले जो जहाज हैं वो भी, JF-17 भी 3-4 गए हैं। तो उस ये सारी दुनिया ने देखा और इंडिया ने जो पहले लोग, एक सबसे बड़ा जब जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान के 2 हिस्से 71 में किए थे, that was the time India emerged as a regional power. But here, in just 4 days, ये ट्वीट मैंने फिर थोड़े दिनों के बाद किया, इसलिए मैं 12 दिन कह रहा हूँ, जस्ट 4 डेज। लड़ाई एक्चुअली तो 4 डेज ही हुई ना, 6-7 तारीख से लेकर 10 तक 11 तक। तो आपने 4 पावर्स को बिल्कुल वो कर दिया और इनका रडार सिस्टम फेल कर दिया, इनकी इक्विपमेंट फेल कर दी। और आपकी इक्विपमेंट, आपका डिफेंस, एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग था, ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ सके। चाहे वो चाइनीज ड्रोन थे या मिसाइल थी, चाहे वो इसके थे, टर्की के थे, या जो भी था, कुछ नहीं कर पाए। अल्टीमेटली मैं इसलिए कहता हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर उस दिन बदल गया। उस दिन इंडिया इमर्ज्ड एज ए रियल सुपर पावर। और ये पूरा पूरा जो सिस्टम है, अब पूरी दुनिया ने देखा, हिल गया दुनिया। और ये जो प्रिसीजन अटैक था, तो अभी तो 4 ही दिन का हुआ था। अगर नहीं बीच में ये सारी हालात बनते, जो न्यूक्लियर वाला बन गया और ये अमेरिका, तो आप इमेजिन करो अगर ये खिंच जाता और लंबा 2-4 दिन और चलता तो क्या होता, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। तो इसलिए अमेरिका ने उसको कहा होगा कि रुक जाओ भैया, ये तो बर्बाद कर देगा। तो तू, अच्छा तुम तो नंगे हो गए, तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ गया और तुम काउंटर अटैक कर नहीं सकते, रनवे जीरो है, तो क्या कर लो आप। जो न्यूक्लियर ब्लैक थे पाकिस्तान के मिनिस्टर कि हमारे पास किलो किलो पाव पाव के बम है, तो क्या हुआ, तो जीरो हो गए। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग
India changed the world order. Today it has emerged. अगर आप इसको देखो, ये काम जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज तक मुझे एक अटैक दिखाओ जिसमें चाइना ने ये किया. टेल मी वन वॉर विच चाइना हैज डन लाइक दिस. Not a टेल single मी one. वन. Not a single one. तो आप इसमें, हाँ, आप रशिया को ले सकते हो, लेकिन रशिया, आपको पता होगा, पिछले 2 साल से उलझा हुआ है यूक्रेन से. 2 साल हो. रशिया को हम एक्नॉलेज करते हैं, इट्स सुपर पावर. अमेरिका ने 45 में एटम बम उस वक्त यूज किया हिरोशिमा नागासाकी में. तो उसके बाद तो अमेरिका जहां जहां गया मारी खाई. मुझे बताइए, मैं आपको लिस्ट कराता हूँ. Yes. आप देखिए जहां जहां अमेरिका गया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो क्या नाम था जो ईस्टर्न स्टेट Vietnam. में, वियतनाम में मार खाई, अफगानिस्तान में मार खाई, इराक में मार खाई, सीरिया में मार खाई. यू टेल मी वन सक्सेस स्टोरी ऑफ अमेरिका. तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि दिस हैज चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर. और इंडिया इमर्ज एज, ये जो इन्होंने इमेज बनाया था ना कि सांप और सपेरे वाला इंडिया. टुडे लुक एट द, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी यूज्ड, precision attacks. Wherever you want to hit, you can go and hit. So that is why I made this tweet. सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया है, लेकिन आपने बहुत मैटर्स के ऊपर आपने डिस्कस किया बड़े डिटेल में, विच नोबडी एल्स, मैंने किसी और को ऐसे एनालिसिस करते हुए नहीं देखा है. थैंक यू सो मच. लेकिन सर इसमें और भी चीजें हैं कि जैसे आपने बोला कि हमने कई पावर्स को हिलाया है. मैं कहूंगा न्यूक्लियर पावर्स थी सारी, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सभी न्यूक्लियर पावर्स हैं. कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कंट्री ने तीन तीन न्यूक्लियर पावर्स को हिला के रख दिया हो. ये कारनामा हमने करके दिखाया है. और दूसरा जो हमारा सर नाविक सिस्टम था, उसकी जो प्रिसीजन है वो 1 मीटर की उसके अंदर प्रिसीजन है उसकी, जबकि जो इनका जीपीएस अमेरिका का उसका 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर का मतलब हो गया 9 फुट के आसपास की प्रिसीजन है कि इतने एरिया में कुछ हो सकता है. हमारे वाला 1 मीटर की प्रिसीजन वाला था. हमने जीपीएस को यूज नहीं किया है, हमने अपना नाविक जो भारत का बनाया हुआ है उसको यूज किया है. तो बहुत बहुत कुछ है इसमें जो अचीव किया गया. पाकिस्तान को सैटेलाइट फैसिलिटी दी तो वो भी फेल हो. सर तभी बोलते हैं चाइनीज जो बाल है, चाइनीज बाल की कोई भरोसा नहीं है, वो हमने इस बार देख लिया. कोई भरोसा. दूसरा जो बात डिस्कस करने वाली है, जो भारत और जो पहली बार मोदी जी ने किया, जो इंडस वाटर ट्रेटी का, वो बहुत बड़ी मार है. और पाकिस्तान में सिविल राइट्स हो जाएंगे, आप देख लेना. वो जब से साइन, एक तो नेहरू जी ने उस वक्त गलतियां की हैं 60 की, 1960 में जब वो साइन की, 70% पानी पाकिस्तान को दे दिया और 30% ही अपने लिए रखा. उनका भी, नेहरू जी भी तो सबको देने देने में लगे थे. चाइना को आग से चिन्ह दे दिया, इधर पानी दे दिया, उधर कश्मीर दे दिया, उधर ये दे दिया. नेहरू जी जो स्टेट्समैन बनने में चक्कर में पता नहीं क्या बनना था, उन्होंने बेड़ा करके हिंदुस्तान का. लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसके बाद कितनी वॉर्स हुई, 65, 71, कारगिल, किसी ने भी इंडस वाटर ट्रेटी को अवेयंस में नहीं रखा. और ये वाटर बम है, वाटर बम. मेरी बात याद रखो, ये बम जिस दिन एक्सप्लोड करेगा, पाकिस्तान में सिविल राइट हो जाएंगे. अभी गर्मी आ रही है, ये मई जून इज द पीक पीरियड. यू नो, यू आर फ्रॉम इंडिया. मई जून में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है. अभी आप वॉच करते जाओ, वहां जब पानी की कमी होगी, आपका इरिगेशन फेल, आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आपका पानी पीने को नहीं. और उस पर पहले ही इतने मीम्स बन रहे हैं कि पानी तो पी लोगे बिस्लरी का, लेकिन नीचे का सफाई कैसे करोगे. तो इतना पाकिस्तानी को मजाक हो रहा है. तो ये पाकिस्तान को असली मार इससे पड़ेगी, आप देख लेना. जो आर्मी और एयरफोर्स से नहीं मार पड़ी. अभी तो नेवी तैयार बैठी थी अटैक करने कराची में, उसने तो एक्शन ही नहीं लिया. नेवी का चीफ हमारा, उसका वो बोल रहा था, जो डीजीएमओ नेवी का, कि पाकिस्तान नोज व्हाट वी कैन डू एंड दे डेयर नॉट टच अस. तो पाकिस्तान को ब्लॉक करने का पूरा प्लान था उनका. अगर ये लड़ाई आगे खींचती तो नेबल ब्लॉकेड हो जाता. और ये बिल्कुल बाहर से कुछ ट्रेड नहीं कर सकते.
लेकिन मैं कहता हूं आर्म्ड फोर्सेस की मार से ज्यादा है ये जो वाटर बम है। ये वाटर बम आप देख लेना आने वाले दिनों में, भविष्यवाणी मेरी, ये पाकिस्तान को सबसे ज्यादा, और ये ऐसा मोदी जी ने कुंडा डाला है। दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। ये कुंडा जो है ना, ये आपकी हम पानी तब देंगे, ट्रेड एंड गो टुगेदर। दूसरा बोला उन्होंने, हैं, पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता। तीसरा कहा क्या था, ट्रेड और टेरर, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। सो मोदी जी की स्पीच में बहुत वैल्यूएबल, और जो उन्होंने बोला कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, विच मीन्स वो भी अनाउंस कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। अभी अभी हमने अवेंस में रखा है, ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया। तो ये जो कांस्टेंट डंडा रखा ना पाकिस्तान के गले पे कि तू अगर टेरर अटैक पुलवामा या पहलगाम जैसा करेगा तो हम तुझे दोबारा साला मारेंगे। तो ये जो डंडा रखा है, ये पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि मैं निकलूं या थूकूं। उसके गले में फंस गई हड्डी। हड्डी होती है पतली वाली, ना थूक सकता है ना वो करता है। अगर करता है तो मरा, नहीं करता है तो उनकी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। जो उन्होंने पिछले सालों से पॉलिसी, टेरर, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, गजवाए हिंद और जिहाद, या तो उसमें बदला लाएगा, या और हाफिज सईद और अजहर मसूद और सबको, बदमाशों को हमारे हवाले करेगा। नहीं तो फिर हम मारेंगे। अभी अभी 2 दिन मारा, अभी 20 दिन और मारेंगे। तो ये जो है, ये और वाटर बम, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को असली तकलीफ दें। सर आपने बोला पहले एक वो चीज कि 2 दिन वॉर और हो जाता तो कुछ और होता, नक्शा ही चेंज हो जाता। नेहरू जी के टाइम पर भी ऐसी था, 2 दिन हमें रुकना नहीं चाहिए था, 2 दिन और होते तो पूरा कश्मीर क्या, हम लाहौर भी वापस ले सकते थे। अगर तुम होती तो क्या होता, तो ये तो सिलसिला वाला गाना हो गया। बट यस, वी ऑल वर, मैंने खुद वीडियो बनाया इसके ऊपर कि मोदी जी आपको रुकने की जरूरत क्या थी, मोमेंटम आपके साथ था। लेकिन आपको मालूम है कि वो प्रधानमंत्री हैं, बहुत चीजों को देखकर कुछ चीजें करते हैं, कुछ इंटेलिजेंस की चीजें भी हैं जो उनके पास होती हैं। ही नोज व्हाई ही हैड टू स्टॉप। सीज फायर नहीं किया है, इट इज, इसे सिर्फ रोका है हमने कुछ समय के लिए। और हमने वो बात भी सुनी है कि कृष्ण जी ने बोला था, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, लेकिन आपको दुर्योधन पे विश्वास होना चाहिए कि कोई ना कोई गलत गलत हरकत वो करेगा जरूर। और इस बार मोदी जी ने ये भी बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तुम्हारे कहने पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए। अगली बार मिट्टी में मिला दूंगा इसको, दोबारा से फोन करने की हिमाकत मत करना। दैट मीन्स हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को भी भेज दिया है कि भाई अगली बार ये मिट्टी में मिलेंगे। सर ये तो हमने देख लिया कि मोदी जी ने किस तरह से 4 या 5 दिनों में पूरी की पूरा काया पलट दी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। भाई भारत के पास इतनी पावर है कि जो दूसरे कंट्रीज 100 साल में करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए, हमने मात्र 4 दिन में कर दिया। बट मैं आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं, आई नो इट इज वेरी लॉन्ग वीडियो हो गया है, बट हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान स्ट्रांग दिखता है, भारत स्ट्रांग नहीं दिखता, उनको अभी भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ हुआ दिखाई देता नहीं है। ये आदमी जिसको मैं बोलता हूं राजदीप सर से सुताई, ये सर से सुताई ने क्या बोला है, वो बोलता है कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ जो हमारा वो है बॉर्डर है, हमें पीओके छोड़ देना चाहिए, और जो बॉर्डर है उसे परमानेंट लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एलओसी को परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बना देना चाहिए। सर ये सर से सुधाई, ये बचपन से सुधाई था, तभी इसका नाम भी सर से सुधाई है। ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे जो हर रोज भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत की ताकत इनको अभी भी दिखती नहीं है, पाकिस्तान की दिखती है। सुमीर जी, मैं बड़ी बार कहता हूं, पहले भी मैंने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि हमें चाइना और पाकिस्तान से खतरा इतना नहीं है जितना अपने अंदर के लोग। और ये जो जयचंद है ना हमारे कंट्री में, इन्होंने जो, अगर आप भारत की हिस्ट्री पढ़ो पिछले 1000 साल में, जो बर्बादी हुई वो इन्हीं लोगों, किसी बाहर वाले की हिम्मत थी कि इतने 30-40 करोड़ उस वक्त पॉपुलेशन थी भारत की,
वो 1000 आदमी आ गया होगा रेड रेड करके बाहर से, 2000 आ गया होगा, 5000 10,000 आ गया। आप कितने थे? आप 30-40 करोड़ थे। आप पीछे चले जाओ, जब भी थे, जितने भी थे, करोड़ों में थे ना। इतना बड़ा देश कोई दुनिया में है, लेकिन हमारे जयचंदों ने हमें आज इस पोजीशन पे लाया, और आज भी वही जयचंद है। और ये मुझे शर्म आती है जो लोग अपने देश की के बजाय वो दूसरों का वो देखते हैं। और ठीक है, दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं, वहां के लोग रहना ही नहीं चाहते उनके साथ। आप बलोचियों से बात करो, आप बलोचियों से बात करो, किस तरह से पाकिस्तान ने उनके साथ हालत की है। उनको पिछले 75 सालों से टार्चर, पोस्ट डिसअपीयरेंस, उनकी औरतों के रेप, आज वो रहना ही नहीं चाहते। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो ब्रेक कर जाएगा और बलोचिस्तान आजाद हो जाएगा। इनफैक्ट भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उनको ओपनली डिक्लेयर रिकॉग्नाइज करना, और उनको जो भी मदद चाहिए दे दो, पैसा, हथियार, सब। और जो आपका केपीके इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ टीटीपी इनकी वो हालत करके रखी है, ये भागते फिरते हैं। इन्होंने 70% एरिया खाली कर दिया। तो केपीके में इनकी इतनी बुरी हालत है, तो वो भी आजाद होना चाहते हैं। सिंध में मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, होम मिनिस्टर का घर जला दिया, आर्मी की गाड़ियां जला दी, पुलिस की गाड़ियां जला दी पानी पे, क्योंकि ये पानी जो है सिंध का पानी, सिंध के हिस्से का पानी भी पंजाब को देना चाहते हैं। वहां स्वाय पंजाब के पाकिस्तान में कोई रहना ही नहीं चाहता। सिंध भी आजादी चाहता है, केपी के भी चाहता है, आपका वो जो है बलोचिस्तान तो चाहता ही चाहता है। और पीओके के लोग आए दिन आप इनके खिलाफ एजिटेशन करते हैं कि मोदी जी हमारा रास्ता खोलिए, हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जब वो रहना ही नहीं चाहते इनके साथ, तो राजदीप सरदेसाई चला जाए ना पीओके में, उसको जाने दो। वहां पर उसको इतनी तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान के लिए क्यों उसका आंसू निकल रहे हैं। आप जाए लाहौर में, पीओके में, जाए जहां जाना है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसे लोग जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बातें करते हैं, इनको, लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से, करोड़ों रुपया है, ये कहाँ से आया। जो इनको क्या इनकी फंडिंग होती है क्या? ये मुझे लगता है जो इंटेलिजेंस एजेंसी से दे शुड कलेक्ट, ये जो सारे जो वो करते हैं। मुझे अभी कोई बता रहा था कि कौन सा न्यूज चैनल उसने 80 करोड़ की कोठी खरीदी। भाई न्यूज क्लिक। हाँ, न्यूज क्लिक, यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, आपने बोल ही दिया। तो न्यूज क्लिक अगर 80 करोड़ का वाइड खरीदा, तो अंडर दी हैंड कितना दिया, और ये पैसा कहाँ से आता है? मुझे लगता है जो अमित शाह जी ने किया ना, जो ये जो अ, जितनी एनजीओ खुली थी, उनको सबको टाइट किया। ऐसा ही ये लोग जो इलीगल वेल्थ इकट्ठे करते हैं, इनका सोर्स ऑफ मनी पता करना चाहिए। आप मुझे बताइए, एक छोटा रेडी लगाने वाला रोहिंग्या पकड़ा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाते हैं, जिनकी फीस मतलब 20 मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं एक जे का डीजीपी रिटायर्ड हूँ। वो बिरेडी वाले के लिए कहाँ से आ जाती। और सिर्फ गवर्नमेंट को ये करना है कि ये जो वकील हैं, इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फीस कौन देता है, और बाई चेक लेंगे, ये पता लगे कौन देता है, इनको हायर कौन करता है, पता लगे ना। क्योंकि ये जो पूरी हलाल इकोनॉमी है, ये सारी जो है, इसका करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा होता है, और वो एक तंजीम है जिस जिसको ये सारा फंडिंग होती है, और वो वही ये सारे हायर करती है। तो इसका इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। और एक दिन में डेट मिल जाती सुप्रीम कोर्ट को, बाकियों को बोलती है सुप्रीम कोर्ट की आप हाई कोर्ट नहीं गए हैं। व्हाट इज दिस ड्यूल सिस्टम? ये जो ड्यूल सिस्टम है, आप बाकियों को, आप और मैं जाएंगे, आपको कहेंगे जी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए। और इसको आप डायरेक्टली जस्ट बिकॉज कपल सिंबल आ जाता है, और पहले दिन ही, एक दिन में आप डेट देते हो। जो करोड़ों केसेस पड़े हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है,
गरीब आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। जेलों में लाखों कैदी पड़े हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं, उनके सालों साल बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, उनके लिए कोई जस्टिस नहीं है। और इन बदमाशों के लिए जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट की है, उनके लिए कपिल सिब्बल और मनु सिंह भी खड़े हो जाते हैं, और बैटरी ऑफ लायर्स। और इनको हायर कौन करता, पैसा कौन देता है इनकी फीस? ये सारा सिस्टम मुझे लगता है भारत की एजेंसियों को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं तो हमेशा कई बार बोलता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर पहले तो काज गिरती नहीं है। अगर काज आपको लगता है गिर नहीं सकती तो भाई अननोन गन में काबू कर सकते हैं अपना। बट एनीवेज वो मुद्दा किसी और दिन करेंगे सर। लेकिन आज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा किया कि कैसे भारत ने, मोदी जी ने सिर्फ 3-4 दिनों में, वैसे 15 दिन की प्रिपरेशन थी, लेकिन 3-4 दिन में हमने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया है। ये भी दुनिया में पहली बार है कि तीन बड़ी न्यूक्लियर पावर्स को, दो बड़ी थी, तीसरा तो पालतू था दोनों का, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, तीनों को सबक सिखाया हमने परमानेंटली। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान कभी सबक लेता नहीं है। आज की न्यूज है कि चाइना से वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स मांग रहा है और कोई ऐसे हाइड्रोजन बॉम्ब्स मांग रहा है जिससे भारत में बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचा सके। यानी कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। उसने ऑलरेडी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तुर्की से मांग लिए हैं। उनको बोला है कि भाई आप मुझे अपना डिफेंस सिस्टम दीजिए क्योंकि चाइना का फेल हो गया है। चाइना से वो डर्टी बॉम्ब्स मांग रहा है, वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स मांग रहा है। कुत्ते की धूम होती है ना, वो है पाकिस्तान, वो सुधरने वाला नहीं। वो सुधरने वाला नहीं है तो कुत्ते की पूंछ जब सुधर नहीं सकती, सीधा करने की जरूरत नहीं है, काट के खत्म करो यार। तो ये जो मुद्दा है वो आपका बिल्कुल सही है कि ये सुधर नहीं सकते, वो बेशक राजदीप हो या पाकिस्तान हो, डीएनए सेम है। इसका सिर्फ पूंछ काटना ही एक तरीका है। बट वो मुद्दा हम मोदी जी के ऊपर छोड़ देते हैं। इतना विश्वास तो हमें मोदी जी के ऊपर है, उन्हें पूंछ काटनी आती है। सर थैंक यू सो मच, जय हिंद सुमेश जी, सो नाइस सर, प्लेजर सर। टॉकिंग।